आपका आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल उत्तराखंड की तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जेलर को जान से मारने की धमकी मामले में सजा पर रोक लगाई है और 2003 में जेलर को धमकी देने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था और निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। इसी बीच में बड़ी खबर इस वक्त, मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। इसी पर मेरे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये कितनी बड़ी राहत मुख्तार अंसारी के लिए? देखिए, अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई धाराओं में केसेस चल रहे हैं और एक नहीं कई केसेस चल रहे हैं। ये जो केस है, ये 2003 का केस है, जहाँ पे एक जेलर को धमकाने का मामला था, जहाँ पे निचली अदालत में ये केस दिया था, लेकिन निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ मुख्तार अंसारी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस फैसले पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट लगा दी है। तो कहीं ना कहीं एक राहत है, जो एक केस उनके खिलाफ चल रहा है उसमें राहत मिली है। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जो अभी तक निचली अदालत से लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जरूर कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं होगी। वो जेल से बाहर आ चुके, फिलहाल वो जेल में बरकरार रहेंगे और जो अन्य केसेस है वो चलते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत मुख्तार के लिए नहीं कह सकते और बहुत मामले हैं जो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं, चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटता जा रहा है। उत्तराखंड आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी के बाद एक भर्तियों को निरस्त करने की बात सामने आ रही है और ऐसे में चयनित अभ्यर्थी अब सरकार और आयोग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। स्टेनोग्राफी परीक्षा में उठे सवालों के बाद अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में देहरादून में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2021 में 162 पदों पर स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं 16 और 17 मार्च को ऑनलाइन हुई थी, जिसका परिणाम 30 मार्च 2022 को घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल बाद नकल विवाद की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। अब इसी को लेकर हल्ला बोल कर रहे हैं बेरोजगार युवा। यूके SSSC के खिलाफ मोर्चा खोला है। देहरादून में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आयोग ने सीधे सीधे बोला है कि इस क्षेत्र से उधम सिंह नगर से इतने सारे बच्चे क्यों सिलेक्ट हुए हैं। उनका सीधा ये है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जसपुर से सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उधम सिंह नगर के अलग अलग ब्लॉक से, अलग अलग तहसीलों से बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए। और आयोग पता नहीं क्यों किस बात की जांच की है। 2.5 महीने से हमें लटका रखा है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। अभी तक आयोग को पता ही नहीं चला है। इतनी घोटाले के आड़ में ये हमें भी फंसा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों को हम तो तैयार हैं कि आप कम से कम हमारी जाँच कीजिए। राजधानी देहरादून में रोजगार पर घमासान चढ़ा हुआ है। वन दरोगा भर्ती रद्द किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर विरोध किया जा रहा है बेरोजगार युवाओं की तरफ से। आज सभी अभ्यर्थियों ने गांधी पार्क में आक्रोश रैली भी निकाली। मुख्यमंत्री ज्ञान रखो, वरना दिल्ली दूर नहीं। मुख्यमंत्री ज्ञान रखो, वरना दिल्ली दूर। हम लोग बहुत परेशान हो गए सर, दर दर की रात पाला का है, कुछ नहीं रह गया हमारे पास, कुछ नहीं रह गया सर। कहीं के दे रहे हम लोग अपनी ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15-20 सालों में कोई पेपर साइंस साइड का आया था, ये सारे अभ्यर्थी उसी के सर। कोई बीटेक वाला कोई, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। हमें सर साइंस का बड़ी मुश्किल से कोई पेपर आया था, हमने वो पेपर निकाला है, अपने दम पे निकाला है, वो नियुक्ति लेके रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें इससे ज्यादा। देखिए, देहरादून में युवा आक्रोश रैली निकाली गई है। वन दरोगा भर्ती रद्द होने को लेकर ये गुस्सा है अभ्यर्थियों का। वन दरोगा भर्ती रद्द करने के खिलाफ इनका विरोध दिखाई दे रहा है। सड़कों पर युवा उतरे हुए हैं। गांधी पार्क में युवाओं ने नारेबाजी की और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का युवाओं ने विरोध किया। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दरोगा भर्ती को लेकर जो युवा है वो गांधी पार्क पहुंचे और यहां पर नारेबाजी शुरू की गई।
गुस्सा है। ये कहा जा रहा है कि बेतहाशा उम्मीदें थी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, इस भर्ती को लेकर, लेकिन इस तरीके से भर्ती को रद्द करना गलत है। इसी को लेकर गुस्से में युवा दिखाई दे रहे हैं। सीधे आपको पंकज के पास लिए चलते, देहरादून से मेरे साथी जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं गांधी पार्क। उनकी बातें भी हमने दर्शकों को सुनाई है। वो गुस्से में हैं और आहत भी हैं। वो कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया, जो कि गलत है, उनके साथ छलावा हुआ है। बिल्कुल दीपा, देखिए मैं इस वक्त उन लोगों के साथ में ही मौजूद हूँ और अक्रॉस रैली निकाली जा रही है। आप देखेंगे तो बंद दरोगा भर्ती 2019 की जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसके बाद जब भर्तियों को रद्द कर दिया गया UKSSC के माध्यम से, तो सभी जो युवा हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो चयनित हुए थे, उनका विरोध प्रदर्शन आज सड़कों पर नजर आ रहा है। और देखिए ये पूरी तरह से एक अक्रॉस रैली है, सब यात्रा ये UKSSC की निकाली जा रही है। उनका ये कहना है कि ये परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता की गई थी। हालांकि आयोग ने और STF ने जो जाँच की थी उसमें कुछ ब्लूटूथ को लेकर गड़बड़ियां पाई गई थी, लेकिन इन लोगों का यह कहना है कि जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं तो आयोग उन अभ्यर्थियों को चयनित करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जो अपनी मेहनत से पास होकर इस पूरी प्रक्रिया को अपनाकर यहां पहुंचे हैं, उनके खिलाफ क्यों ये तमाम तरह की चीजें अपनाई जा रही हैं। फिलहाल UKSSC ने दीपा ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है और फिर से मार्च में इस परीक्षा को कराया जाना है। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है वो आप देख रहे हैं, ये सब यात्रा निकाली जा रही है। तमाम युवा आप पूरी तरह से मुंडन करा के निकले हैं और काली पट्टी इन लोगों ने बांधी हुई है। तमाम विरोध चल रहे, बात कर लेते हैं। क्या विरोध है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, UKSSC ने जो ये भर्ती रद्द की है वन दरोगा, ये ऑनलाइन भर्ती थी। इसमें अगर कुछ भी आशंका थी गड़बड़ी की तो ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन किया जाता है, भर्ती कैंसिल नहीं की जाती है। लेकिन इन्होंने जो निर्णय लिया ये समझ से परे है। इसके विरोध में हम आज सड़कों पे आए हैं कि UKSSC सब यात्रा ये यात्रा हमारे UKSSC के खिलाफ है और हमारा ये प्रदर्शन UKSSC के खिलाफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब ऑनलाइन एग्जाम में सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो क्यों सेग्रीगेशन नहीं करते, और मेहनती छात्रों को ये क्यों चयन नहीं करते हैं, उनको क्यों उनका चयन रोका जा रहा है और ये भर्ती कैंसिल की जा रही है। दीपा, आप सुन रहे हैं जिस तरह से तमाम जो युवा हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक डिजिटल माध्यम से यानी कि ऑनलाइन तरीके से ये परीक्षा की गई थी और पूरी पारदर्शिता उसमें अपनाई गई थी, लेकिन कुछ मामलों में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने की बात सामने आई थी, जो STF ने जांच की थी। और उसके बाद भर्ती परीक्षा की आयोग द्वारा भी एक जांच समिति गठित की गई थी और जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष को सौंपी है और उसके बाद आयोग द्वारा ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो अब ये तमाम युवा आपको धरने पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक है पंकज, बहुत बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे, उनकी बात हमने सुनी है। वो गुस्से में भी हैं, वो आहत हैं। उनका कहना यह है कि वो चयनित हो चुके हैं और उसके बाद परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। ये तो उनके साथ धोखा है सरासर। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए पंकज। देहरादून से खबर, कोलागढ़ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को सौगात सीएम धामी ने दी है। नवनिर्मित भवन और छात्रावास का लोकार्पण किया और इसी मौके पर सीएम धामी संबोधित भी कर रहे हैं। उनका संबोधन भी आपको सुनवाते हैं। विशेष लगाव है, जिसका परिणाम है आज हर क्षेत्र में, जैसा कृषि मंत्री जी ने बताया कि आप सबको जानकर खुशी होगी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम है, उस स्कीम में उत्तराखंड की सरकार ने जो एक अनुरोध भारत की सरकार से किया था कि मंडुआ को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल किया जाए। हमारे यहाँ का प्रमुख फसलों में से एक फसल मोटे अनाज के रूप में इसी मिलेट वर्ष में मंडुआ को भी सम्मिलित किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें शामिल किया है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज केदारनाथ जी का जहाँ पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं केदारनाथ जी का आने वाले समय में हम सब लोग वहाँ पर रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे। रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो कठिन यात्रा होती थी, हेमकुंड साहब के लिए भी रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। वह यात्रा भी हमारी बहुत आसान होने वाली है। चाहे आज हवाई क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया है। इसके साथ साथ चाहे रेलवे का क्षेत्र, आज रेलवे की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भाई बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने तमाम नए प्रयास किए और नया साल हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे।
और हमारा संकल्प होगा कि हम 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हम अग्रणी पंक्ति के रूप में बैठे, अग्रणी पंक्ति के रूप में हम जाने जाएं और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, वो संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब लोग निरंतरता से काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है और आप सब लोग भी अपने अपने स्थानों पर। मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में भी बहुत तेजी से बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। भाई बहनों, आने वाले समय में जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, आप केवल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आप देश का भविष्य बनने वाले हैं। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देने वाले हैं और आप सब इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देहरादून से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की से खबर है। रुड़की में ऋषभ पंत हादसे पर उत्तराखंड में अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हादसे पर भाजपा सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आती है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि राज्य के भीतर पिछले 1-2 सालों से गड्ढा कल्चर सा आ गया है। सरकार की लापरवाही से सड़कों का हाल उत्तराखंड में बेहाल है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया था। तो भगवान की कृपा है, वो गंगोली हाट के रहने वाले हैं। माँ कालिंगा की कृपा है कि ऋषभ ठीक हैं और भगवान ने चाहा अगले 6 महीने बाद वो फिर चौवे छक्के लगा रहे होंगे और भारत के मान को ऊंचा कर रहे होंगे। लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में, सड़कों में हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक्सीडेंट मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। उसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, किस वजह से वाहन डिवाइडर पर चढ़ा, तो अभी भी ये एक रहस्य बना हुआ है। और इस रहस्य को लेकर के अब उत्तराखंड में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है और ये राजनीति बयानों से उपजी है और तमाम तरह के बयान इधर उधर से आए तो उनसे एक नई तरह की राजनीति की उपज यहाँ पर हो गई है। डीजीपी अशोक कुमार ने जब ये बयान दिया कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट झपकी लगने से हुआ है, यानी नींद आने से हुआ है, वो ड्राइव कर रहे थे, उनको अचानक नींद आ गई और नींद आने के बाद ये दुर्घटना हुई। लेकिन उसका तकनीकी सबूत ना अशोक कुमार के पास था ना पुलिस के पास था, चूंकि उसी दिन एक्सीडेंट की जांच ARTO जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने शुरू की थी और तकनीकी कारण सामने भी नहीं आए थे। इसी दौरान कल जब मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाते हैं तो मुख्यमंत्री से ऋषभ पंत बताते हैं कि सामने कोई गड्ढे जैसा था, उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन पहले, तो DDCA के निदेशक यहाँ पर आए और उन्होंने ऋषभ से बात की और फिर ऋषभ से बात करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और तो उन्होंने भी बताया बाहर आकर कि ऋषभ का ये कहना है कि गड्ढे जैसा कुछ था, उसकी वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई, उनको बचाना मुश्किल हो गया। अब कल इसी बात पर हरीश रावत ने शाम के समय अपना नज़रिया सामने रखा और उन्होंने कहा अगर सड़क के गड्ढे की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को नुकसान हो रहा है, वो खेलने से वंचित हो रहा है कई महीनों के लिए, तो ये एक शर्मनाक बात है। हमारे द्वारा बनाई गई सड़कों को इन्होंने गड्ढों में तब्दील कर दिया है। तो ये सड़क के गड्ढे की राजनीति जो क्रिकेट के एक नामी सितारे के एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, तो ये एक कहानी आगे इस तरह से शुरू हो गई है कि जिसमें सियासत का तड़का लगा हुआ है। अभी भी इस वक्त तक भी कोई तकनीकी कारण, कोई ऐसी जांच रिपोर्ट जो परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, पूरे फैक्ट फाइंडिंग के बाद सामने आई हो, उसका कोई कारण सामने हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इन बयानों से यहाँ की सियासत गर्मा गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह।
अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर हरीश रावत किस आधार पर ये कह रहे हैं कि गड्ढों की वजह से ये हादसा हुआ। इस सवाल को जरा आप समझिए। हादसे के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऋषभ पंत ने बताया कि आग झपकने से ये हादसा हुआ, लेकिन सीएम जब ऋषभ पंत से मिलकर के बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। ऋषभ पंत की कार हादसे के बाद पुलिस की नींद भी टूटी है। पुलिस हादसों को न्योता दे रहे ब्लैक स्पॉट को एक बार फिर चिन्हित करने की बात कह रही है। संबंधित विभागों के साथ साथ दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को जांचा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल नारसन से मंगलौर बाईपास तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, जिसमें अब तक करीब 50 से अधिक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और ऐसे में अब ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी हुई है। तो रुड़की में जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं सभी को चिन्हित किया जाएगा। पुलिस का यह दावा है। ऋषभ पंत के हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है, आप कह सकते हैं। ब्लैक स्पॉट के रूप में सुधारीकरण, जो उनकी कमियां हैं उन्हें दूर करने के प्रयास तत्काल जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में लाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं में होने वाले जानमाल का नुकसान न्यूनतम किया जा सके। और जो कमियां प्रकाश में आई हैं, उन कमियों को दूर कराने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया गया है। रुड़की के नारसन में ऋषभ पंत की कार हादसे से जुड़ी एक नया फुटेज सामने आया है। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग जाती है। सोचिए, महज 20 सेकंड अगर देरी होती तो क्या होता। ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा एक नया सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में ऋषभ पंत की कार बहुत तेज रफ्तार से डिवाइडर पर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो 30 दिसंबर की सुबह 5:21 का है। नारसन के पास एक रेस्टोरेंट के इस सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। मगर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अगर महज 20 सेकंड्स की देरी हुई होती तो ऋषभ पंत की जान बचना मुश्किल थी। इस वीडियो को गौर से देखिए। सुबह 5:21 और 28 सेकंड्स पर ऋषभ पंत की कार बिजली के पोल से टकराते हुए सड़क के दूसरे किनारे पर जा गिरती है। सीसीटीवी को देखने पर पता चलता है कि उस वक्त एक वाहन भी वहां आकर रुकता है। बताया जा रहा है कि हरियाणा की वही बस है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। इन दोनों को उत्तराखंड सम्मानित करने जा रहा है। देखिए, वो उन दोनों चालक और परिचालक हरियाणा परिवहन निगम के बस के थे। उन्होंने जिस समय में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ था उसमें काफ़ी घायल हो गए थे और उनकी कार लगातार 2-3 बार उन्हीं के सामने पलटी। उन्होंने अपना कोई भी जो है अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने उनकी जान बचाई, उनको बाहर निकाला, जिसके कारण से अब वो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया। महज 20 सेकंड्स के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग जाती है। इस सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ऋषभ पंत की कार से आग का गुबार उठता है। मतलब साफ है कि ऋषभ पंत की जान जाते जाते बाल बाल बची है। मगर सवाल यह है कि ऋषभ पंत की कार में इतनी जल्दी आग कैसे लग गई? क्या ऋषभ पंत की कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी? एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।
और अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी मामले में हरीश रावत ने नारा दिया है। हरीश रावत ने नारे के जरिए सरकार से सवाल दागा है, सवाल पूछा है, वो वीआईपी कौन जिस पर सरकार है मौन। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस इस नारे के साथ हर महीने की पहली तारीख को कैंडल मार्च निकालेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में कैंडल मार्च निकाला। हरीश रावत के नेतृत्व में देहरादून गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हर महीने महिलाएं यहाँ जुटेंगी 1 तारीख को, और 1 तारीख को मोमबत्ती निकाल करके वो वीआईपी कौन ये सरकार से मांग करेंगी। यदि सरकार नहीं लाएगी उस वीआईपी को सामने और उसको कानून के हवाले नहीं करेगी तो इन्होंने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 को यहाँ महिला महाकुंभ करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ महिलाएं सीधा आह्वान करेंगी, सीधी लड़ाई छेड़ेंगी। खबर धारचूला से है। यहाँ टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग में निगाल पानी के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात गाड़ी सवारियों को छोड़कर वापस आ रही थी। निगाल पानी के पास अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस दौरान वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के मौके पर उत्तरकाशी को सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की 102 निकाय में ओपन जिम का वर्चुअल लोकार्पण किया। उत्तरकाशी के लदाड़ी में 2 लाख की लागत से ओपन जिम बनाया गया है। इस मौके पर गंगोत्री विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष ने जिम पर कसरत करके फिट रहने का संदेश दिया। जिले के 6 निकाय में ओपन जिम की सौगात सरकार की तरफ से दी गई है। 95 नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम में जो हमारे यहाँ पर जिम का जो उद्घाटन हो रहा है उसके लिए मैं सभी नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, नगर पालिका की समस्त टीम, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड में एक महिला पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब 2 महिलाएं शाम के वक्त खेतों में घास काटने के लिए गई हुई थी। अचानक से भालू ने महिला पर हमला किया, जिसकी वजह से महिला बुरी तरीके से घायल भी हो गई। आनन फानन में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ओलिया गांव में इससे पहले भी भालू ने कई बार हमले किए हैं। लोग वन विभाग से भालू के हमले से निजात दिलाने के लिए लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। भालू ने हमला किया और बेहोश हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए और गांव वासियों की मदद से उन्हें 108 के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ये घटना आए दिन कई बार भगीरथी द्वारा भी हुई है। पिथौरागढ़ में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का आरोप है कि प्राकृतिक आपदा में गांव में हुए नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। क्षतिग्रस्त पेयजल पैदल पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से परेशान लोगों ने जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जल्दी कार्रवाई की मांग उठाई। ध्वस्त हुए पेयजल लाइनों का मरम्मत और पुलियाओं का मरम्मत और कुमरागेर, खेतीखान, देवलेख, भरभट्टा में पेयजल सुचारू नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता को लेकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनकी जो मांगे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुनस्यारी की है, उसमें निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो शासन से प्रत्यक्ष से भी 50 लाख आए थे वो वहाँ दिया जा चुका है। जो SDRF में और पैसा आ रहा है उसमें से भी मुख्य रूप से वहीं दिया जाना है। अगर पर्टिकुलर किसी योजना पे उनका फोकस होगा तो उसमें हम उनसे बात करके या विभागों से बात करके उसमें भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, अगर वो मानक में आएंगे तो। अल्मोड़ा से अगली खबर। अल्मोड़ा में जल्द ही पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिलने वाली है। शहर में 3 पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चयनित पार्किंग स्थलों का बजट आवंटित होने पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके बाद लोगों को समस्या से राहत मिलेगी। दरअसल सीएम धामी के निर्देश के बाद अल्मोड़ा जिले में समस्या को खत्म करने के लिए 15 पार्किंग स्थलों को चयनित किया गया था, जिसकी DPR भी शासन को भेज दी गई थी।
अल्मोड़ा जनपद में लगभग 15 ए कैटेगरी पार्किंग के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए गए थे, जिसमें शहर के ही 5 प्रस्ताव थे। वर्तमान में अल्मोड़ा में एक पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसकी प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हो गई थी, जिसके बाद कार्य शुरू हुआ था, उसमें द्वितीय किस्त की धनराशि भी प्राप्त हो गई है। मझखाली बाजार के लिए भी पार्किंग की सरफेस पार्किंग बनाने की स्वीकृति मिल गई है। अल्मोड़ा और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।